अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रेप कल्चर के खात्मे की आवाजें गूंज रही हैं। गैंग रेप के मुजरिमान के इबरतनाक अंजाम का जो मुतालबा है वो जोर पकड़ा है। इसीलिए हुकूमत रेप के कवानीन में तरमीम पर मजबूर है। पिछले एक हफ्ते में मुआशरे की ये गंदगी मजीद खुलकर सामने आ रही है और इस पर मीडिया में पहली बार एक तहरीक भी चलाई जा रही है। मुल्क में इस वक्त रेप के मुजरिमान की सरेआम सजाओं पर भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस में अब तक एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है जबकि दूसरा ताहाल फरार है। मोहसिन शफकत को आज लाहौर की इस्लामी दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड देते हुए जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। आज इस दिलखराश वाक़े को पूरा एक हफ्ता बीत चुका। इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। सरेआम फांसी की सजा का कानून के ऊपर जद्दोजहद करनी है तो कैस्ट्रेशन यानी कि नामर्द बनाने की सजा आपको अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पास करा के दिखाऊंगा असेंबली में। उसके बाद कोशिश फिर से होगी कि नामर्द के बाद चौक पे फांसी पर टांगा जाए। मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस पर मुल्क भर में और खास तौर पर हुकूमती ईवानों से मैदानों तक गम और गुस्सा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस इस मुल्क अजीम में ताहाल बर्बरियत के ये वाकयात रुक नहीं सके। आज ही, जी हाँ आज ही कराची में बल्दिया इत्तेहाद टाउन में कयामत खेज वाकया फिर रूनुमा हुआ है जिसमें एक ज़हनी मरीजा एक मजदूर खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। ये गरीब खातून एक मजदूर की बीवी है जो झुग्गियों में रहती है। ना वो इन जालिम दरिंदों से बचने की सकत रखते हैं और ना ही अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। यही कराची है जहां कुछ रोज पहले ये खबर आई थी कि दरिंदों ने कब्र में मुर्दा खातून को भी नहीं बख्शा था। आज सरगोदा में भी घरेलू मुलाजमा के साथ ज्यादती का एक और वाकया सामने आया है जिसमें बासर जमींदार 16 साल लड़की को गुज़श्ता 6 महीने से मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाता रहा था। इसके अलावा आज ही फैसलाबाद में 2 ख्वाजा सराओं से एक वाक़े बाद मुबैना इज्तिमाई ज्यादती हुई है और इन पर तशद्दुद भी किया गया। और 2 दिन पहले गुजरांवाला में 40 साल शख्स ने अपनी सौतेली बहन को ज्यादती का निशाना बनाया था। ये चंद वाकयात हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और ये सूरत हाल में सामने आ रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म सख्त तरीन सजाओं की बात कर रहे हैं। ये वाकयात उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकते जब तक इस रेप कल्चर के खिलाफ मुआशरा भरपूर अंदाज में रद्द-ए-अमल नहीं देगा। लेकिन अगर मुआशरे में इखलाकी इक़दार पर फैसला साजी ना की गई, इस मामले में ताख़ीर हुई और इस मामले को एक बार फिर से बहसो तकरार तक महदूद रखा गया तो मुआशरे को कभी भी इस नासूर से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। कराची के मनाज़िर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक जुल्म फिर टूटा है हव्वा की बेटी पर। माजूर खातून जो कि माजूर भी है, गरीब भी है, अपना दिफा करने के लिए की जो सलाहियत है वो नहीं रखती है और ज़हनी मरीज़ा भी है। कहा जा रहा है कि वो ज़हनी मरीज़ा भी है, यानी आपने कमज़ोर जो टारगेट देखा फिर उसको निशाना जो है वो बनाया गया। एक और हव्वा की बेटी जो है उसको आज रुस्वा किया गया। इस वक्त हमारी सियासी जमातें इस मामले में तकसीम हैं और यही अफसोसनाक किस्म की बात है। अगर हमने किसी मुआशरती खराबी को दुरुस्त करना है तो हमें उसके लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। किस तरीके से हम जो है वो आवाज़ उठा सकेंगे या मुआशरे में किसी तब्दीली की बात कर सकेंगे या तब्दीली ला सकेंगे जब हम खुद ही डिवाइडेड हैं, जब हम खुद ही मुत्तफिक नहीं हैं। कुछ लोग सख्त तरीन सजाओं की बात कर रहे हैं, मुजरिमान को इबरत का निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ सियासी लीडर सजाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि रेप करने वालों को सरेआम लटकाया जाए, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये होश नहीं है बल्कि जोश है जो कि वज़ीर आज़म साहब दिखा रहे हैं। और इख्तलाफ राय यहीं पर खत्म नहीं होता जनाब। इसी तरह सख्त सजाओं और सरेआम फांसी पर पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ पाया जाता है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फलवा शेखान सरेआम फांसी का मुतालबा कर रही हैं जबकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शरी रहमान साहिबा ये कह रही हैं कि सरेआम फांसी से जराइम में कमी नहीं होगी। कभी जराइम की में कमी नहीं हुई है। ये एक चौंचला होता है जब आप लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। ये एक और सर्कस था जो जिया उल हक ने लगाया था और क्या हुआ, जराइम ना सिर्फ बढ़े मगर और शदीद होते रहे, मुआशरा मुसल्ला हो गया,
लोग अपने हाथों में निजाम को और अदालत को लेने लगे और ये जो ऑनर किलिंग्स का और निजी कत्लों का पूरा निजाम शुरू हुआ वो बहुत ही तकवीत पकड़ गया। ये एक चौंचला है जो कि ज़ियाउल हक ने लगाया था, ये चौंचला है वाकई। सियासी जमातों में सरेआम फांसियों पर इस वक्त शदीद इख्तिलाफ राय है और तमाम पार्टियां इस मामले में तकसीम दिखाई दे रही हैं। इसी हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बयान पर भी शदीद तनकीद हो रही है। और ये मोटरवे, चूंकि सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया, तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। माफी बहरहाल मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मांग चुके हैं अपने इस बयान के ऊपर। उन्होंने कहा कि वो शायद सही अल्फाज का जो चुनाव है इसके लिए नहीं कर सके। बहरहाल इस वक्त हुकूमत रेप केसेस में सरेआम सजाओं के लिए कानून साजी की तैयारियां कर रही है, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था। और इस बिल को सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर ज़ीशान खानजादा तैयार कर रहे हैं, जिसमें कानून साजी के अलावा जहन साजी के लिए भी मवाद जो है वो डाला जा रहा है। और ये बहुत देर से इसके ऊपर जो है वो बात हो रही है कि जहन साजी के ऊपर जो है वो जोर दिया जाए, किस तरीके से ब्रॉट अप किया जाए, किस तरीके से लोगों के जो जहन हैं उनको जो है इस तरफ ढाला जाए कि ये एक नौना जुर्म है, किसी तरीके से ये डर डाला जाए। अब क्या ये कानून साजी इस पेचीदा मामले को हल कर पाएगी? क्या यही एक हल है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर ज़ीशान खानजादा साहब मौजूद हैं जो कि इस बिल के ऊपर काम भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सख्त कानून लाने की तैयारी हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है सेनेटर साहब, क्या नया होगा इस बिल? शुक्रिया जी। देखें, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा है जो कानून साजी है वो कोई नए तरीके से कानून साजी नहीं हो रही। जो पहले से ज़ैनब अलर्ट बिल जो है तो उस हवाले से जो है तो हम इसमें इसको स्पीड लगाना चाहते हैं कि वो जो कानून साजी है वो तेज़ी से हो। वो अगर कहीं कमेटीज़ पे वो बिल फंसा हुआ या उसमें अगर कोई वीकनेसेस हो तो उसको हम जल्दी से उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ताकि ये मसला जो है कि हर दफ़ा अगर इस तरह का कोई केस हो जाए तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन जाती है और जो है तो ऐवान में भी इस पे बात होती है, मीडिया पे भी ये इशू आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने बात की है, देखें ये मसला जो है तो ये सिर्फ सरेआम फांसी का नहीं है, ये सिर्फ इन पनिशमेंट्स का नहीं है। ये जो है इस कानून साजी में सबसे ज़रूरी ये है कि हम इसमें सारे पहलू जो हैं तो उनको देखें, जिसमें जैसा कि आपने कहा है और मैं भी इस चीज़ का बहुत ही सपोर्टर हूँ कि जहन साजी जो है तो वो हर एक जगह पे होनी चाहिए, हर एक मरहले पे होनी चाहिए। स्पेशली इसमें मुझे ये बताइएगा कि प्रॉब्लम अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो ये है कि आप लोग मुत्तफिक ही नहीं हो पा रहे हैं एक नुक्ते के ऊपर। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने गुस्से में बयान दिया है, और क्या वज़ीर आज़म का बयान जोश में दिया गया बयान है? मैं एक तो इस पर आपकी राय लेना चाहूंगी और मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर आप लोग मुत्तफिक ही नहीं हो पा रहे हैं एक नुक्ते के ऊपर तो फिर ये बिल किस तरीके से जो है ये अमल में आएगा? देखिए जी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है और उस पर सब ने चलना है। और मैं समझता हूँ कि मैं भी अगर आम हालात होते तो मैं भी कभी भी ये नहीं कहता कि जी सरेआम फांसी जो है तो वो ज़रूरी है, लेकिन अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो अभी ये हालात इस तरह के डेवलप हुए हैं कि हमें इस तरह की चीज़ों पे सोचना पड़ेगा और ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिसमें सख्त सज़ाएं हों, और उसके साथ साथ हमें इस कानून को देखना पड़ेगा कि इसमें कन्विक्शन रेट भी हो, सिर्फ सज़ाएं नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो है तो हमने जहन साजी के ऊपर भी काम करना है। जिस तरह से मैंने पहले आपको कहा है कि इसके काफ़ी पहलू हैं। हमने देखें, हमारा रिज़ल्ट ये है कि ये जो क्राइम रेट है, ये जो
जिस तरीके से ये क्राइम्स हो रहे हैं, इस रेट को हमने गिराना है, इस चीज ज़िशान को साहब, कम मुझे करना है। देखें, तो ज़िशान वो साहब, एक चीज से नहीं होगा। ज़िशान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस दफा आप क्या नया करने जा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि कोई मुख्तलिफ तरीके से कानून साजी नहीं हो रही। जो ज़ैनब अलर्ट बिल था वो तो बिल पहले भी मौजूद था, वाकयात नहीं थमे, नहीं रुके। और मैं नहीं मानती कि ये जो लोग इन जराइम में मुलव्वस हैं उनमें से किसी को भी पता होगा कि ज़ैनब अलर्ट बिल क्या है। तो मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक जो मकसद है इस चीज का कि लोगों के जहनों के अंदर एक डर या खौफ को बिठाया जाए, उसके लिए क्या कर रही है हुकूमत हमारी? देखिए जी, पहले तो बात यह है कि ज़ैनब अलर्ट बिल जो है तो वो अभी पास नहीं हुआ, अभी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं आया, वो सिर्फ नेशनल असम्बली से हुआ है, लेकिन अभी वो सेनेट में से अभी भी पास नहीं हुआ, वो कमेटीज़ में है। अभी जब ये पास होगा, और उसमें सबसे ज़रूरी बात जो है तो उसमें हमने एक एजेंसी जो है तो बनाई है, जो कि ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस रिकवरी एजेंसी के नाम से है, जिसमें काफ़ी उसको इख्तियारात दिए गए हैं। एक एजेंसी होगी जो कि पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन और जितने भी हुकूमती इदारे हैं तो उनके साथ वो राब्ते में रहेगी, और एक स्पेशल डेटाबेस बनेगा जिसमें जितने भी इस तरह के कोई भी केसेस होते हैं तो उसमें वो बच्चों का डेटा जो है वो रजिस्टर होगा और उसके ऊपर आगे काम होगा। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी इम्प्लीमेंट होनी है, और अभी तक वो हुई नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगी, उसके बाद जाके हमें इसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। लेकिन अच्छा प्रॉब्लम ये है एक और अहम मुद्दा, और वो ये कि ये कानून हमारे पास मौजूद होता है, नया कानून बन भी जाता है। सेनेटर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कानून मौजूद होता है, नया कानून बन भी जाता है, लेकिन फिर वही जो हमारे जस्टिस सिस्टम का एक प्रॉब्लम है कि गरीब कानून के शिकंजे में आ जाता है, गरीब आ जाता है और अमीर जो है वो निकल जाता है कानून के शिकंजे से। और हमारे पास इसकी एक मिसाल जो है वो मौजूद भी है। ईमान फातिमा एक बच्ची थी जिसका केस था, और उसमें मुदस्सिर नामी शख्स को जो है वो स्टोनिंग की गई थी, लोगों ने उसको पकड़कर जो है वो मारा पीटा था और उसकी जो है वो मौत हो गई थी। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर वो फुटेज भी चल रही है। हालांकि बाद में पता चला था कि मुदस्सिर जो था वो मुजरिम नहीं था। इस तरह की चीजों के लिए भी आप देख रहे हैं कि किसी तरीके से भी इस चीज का जो मिस यूज है वो ना हो सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, आजकल ये फिगर बड़ा आपको सुनने में आ रहा होगा कि 5000 केसेस जो हैं तो वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। इसमें 1500 जो हैं तो वो अंडर एज जो बच्चे हैं तो ये उनके साथ ये ज़ातियात हो रही हैं, ज़्यादती हो रही है। और उसमें से अगर आप देखें तो कन्विक्शन रेट अभी भी लो है। तो मैं ये नहीं कह रहा, जिस तरह आपने कहा हो सकता है इसमें ऐसे केसेस भी हैं कि गलत पनिशमेंट दी जाए और वो केसेस गलत डिसाइड हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून साजी रोक दें। हाँ, ये इसी को तो कानून साजी कहते हैं, और हर लेवल पे जो है तो हमने इसको ठीक करना है। और यही टाइम है कि अगर हमें पीटीआई को स्पेशली, अगर अपोजिशन इस बात पे अगर वो कहीं तनकीद या क्रिटिसिज्म करती है पार्टी कि जी आपकी जो है तो पुलिस जो है तो वो काम नहीं कर रही, तो मैं समझता हूँ कि जी देखें, ये इस लेवल पे हमने बात नहीं करनी कि किस जगह पे पुलिस का काम अच्छा है, किस जगह पे नहीं है। एटलीस्ट हम एक बिल तो लेकर आए हैं, एक बिल पे हमने स्टार्ट किया है, और हम चाहते हैं कि और कितनी संजीदा है हुकूमत। क्योंकि ये सवाल मुझे इसलिए आपसे करना पड़ा है क्योंकि आपकी हुकूमत के अंदर ही लोग जो हैं उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जब तक हम इस पर मुत्तहिद नहीं होंगे, मुझे नहीं पता कि कितना तेजी से इसके ऊपर काम होगा या किस तरीके से जो है ये चीज अमल में आएगी। कब आ रहा है और कितनी संजीदा है हुकूमत? देखें जी, ये तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बिल आएगा, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आप बात कर रही हैं कि इसमें सरेआम फांसी जो है तो वो इस बिल में इस टाइम पे वो है नहीं। इसमें जो है तो बाकी सजाएं हैं। फिर क्या है, और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बाद में एडिशन इसमें कर सकते हैं। बिल में वही चीज आ रही है, आप ये कह रहे हैं कि सरेआम फांसी की बात नहीं है। क्या है इस बिल के अंदर? नहीं जी, देखें, ये मैं ज़ैनब अलर्ट बिल की बात कर रहा हूँ। मैं नए बिल की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। नहीं जी, नया बिल जो है तो अभी इस टाइम पे तो वो पेश भी नहीं हुआ है, उसके ऊपर जो है तो अभी मशावरत चल रही है, और उसमें जो भी फिर फैसले होंगे, क्योंकि देखें हर मेंबर का जो है तो हर मेंबर का मुझे ये बताइएगा कि उसमें वो दो चीजें शामिल कर रहे हैं या नहीं आप लोग, जो कि खान साहब ने कही थी?
دیکھیں امید تو ہم یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ کنسنسس آئے گا اور ہم یہ چیز جو ہے تو اس میں شامل کریں گے، کیونکہ یہ بھی جو ہمارا پلان ہے کہ اس کو اگر ہم شامل کریں گے تو تبھی جا کے یہ چیزیں جو ہیں تو ٹھیک ہوں گی. امید ہے کہ کنسنسس آئے گا. بہت شکریہ سینیٹر ذیشان خان زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینیٹر صاحب جو کہ اس بل کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بھی ابھی صرف امید ہی کر رہے ہیں کہ کنسنسس آ جائے گا. یہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ کنسنسس ہونا چاہیے جب اتنا بڑا ایشو ہو. اس وقت ہر قوم کی جو بیٹی ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے, انسیکیورٹی جو ہے وہ فیل کر رہی ہے, گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے, کام پر آنا جانا مشکل ہو گیا ہے. تو کیوں آخر ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے ہاں؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. اس وقت اگر پاکستان کو اندرونی طور پر کسی بڑے خطرے کا سامنا ہے تو وہ ہے فرقہ وارانہ فسادات. ماضی میں پاکستان میں فرقہ واریت کی لہر نے گلیوں اور چوراہوں کو خون سے نہلا دیا تھا. اب ایک بار پھر سے دشمن نے یہی طریقہ کار چنا. دشمن نے پاکستان پر ہائیبرڈ وار مسلط کی ہے. حال ہی میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی دشمن کی اس چال پر قوم کو آگاہ کیا تھا. آتے ہوئے میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں, اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے. اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے. ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں. اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. فرقہ واریت کی منظم مہم کو بھارت سے باقاعدہ طور پر آپریٹ کیا جا رہا ہے. بھارتی فوج کے ریٹائرڈ آفیسر اس مہم کو چلا رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا بھی دے رہا ہے وہ آفیسر. ان کے ٹویٹس میں پاکستان کو تقسیم کرنے کے پلانز کی واضح نشاندہی کی جا رہی ہے. اسی طرح بھارتی چینلز پر پاکستان میں تقسیم کرنے کے ایجنڈے کو ہوا دینے کی باتیں ہو رہی ہیں جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. دہشت گردی کو شکست دینے والا واحد ملک پاکستان ہے, لیکن کیا اب ایک بار پھر سے دشمن پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ خدا نخواستہ. اس اہم ترین معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرا دوں. علامہ امین شہیدی صاحب مذہبی اسکالر ہیں, اس کے علاوہ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور اوریہ مقبول جان صاحب اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو ہو رہا ہے, یہ جو سازش ہو رہی ہے امت مسلمہ کے خلاف, علامہ صاحب اس کو ہم کسی طور بھی جانے تو نہیں دے سکتے, اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہمیں تباہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ, کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو فی الفور کرنے کی ضرورت ہے اور دشمن کی جو سازش ہے ناکام بنانی اس وقت بہت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی حساس موضوع پر آج کا یہ پروگرام رکھا ہے. دیکھیے, یہ جو فرقہ وارانہ جراثیم ہے ان کی حیثیت کورونا کے جراثیم سے کم نہیں ہے. کورونا سے یہ زیادہ خطرناک ہے, کورونا کم خطرناک ہے. کورونا چند ہزار آدمیوں کو مار سکنے والے جراثیم کا نام ہے, لیکن باقی معاشرہ بچ جاتا ہے. لیکن یہ جو فرقہ واریت کے جراثیم ہے یہ اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح سے پوری قوم کو چاٹ جاتے ہیں یہ جراثیم, اور قوم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے. فرقہ واریت جو ہے ظاہر ہے پاکستان میں اس کی ایک اپنی تاریخ ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 15 سال کے عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر ایک منظم ضابطے کے تحت, طریقہ کار کے تحت اور پروپیگنڈے کے انٹرنیشنل اصولوں کے تحت اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ محرم سے شروع نہیں ہوا بلکہ تقریباً گزشتہ 9 مہینوں سے یہ جاری تھا. صرف ہمارے ارباب اقتدار کبوتر کی طرح سے آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا. ہم نے اپریل میں, مئی میں, جون میں, جولائی میں مسلسل جو مقتدر حلقے ہیں با اختیار اور با اقتدار دونوں کو ہم نے بتایا ہے اور مسلسل بتاتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ یہ شاید سمجھتے تھے
کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے قواریت پھیلانے والا میرے لباس میں ہوگا، آپ کے لباس میں ہوگا، اوریا صاحب کے لباس میں ہوگا، کسی اور کے لباس میں ہوگا۔ لباس اس نے ضرور ہمارا اپنا پہنا ہوگا، لیکن اس کا پیٹ کہیں اور سے بھرتا ہے۔ جو بھی پاکستان کے اندر فرقواریت پھیلانا چاہے، اس کے ہاتھ میں ٹپس موجود ہیں۔ وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے، یا کسی ولی خدا کی شان میں گستاخی کرے، یا وہ کسی دین سے متعلق کسی موضوع کو اٹھا کے اس کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے، پورا معاشرہ بارود کے ڈھیر پہ بڑی آسانی سے آگ لگ سکتی ہے۔ اور دشمن اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ دشمن صرف انڈیا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم صرف انڈیا پر ڈال کر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ انڈیا ان دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 2-3 بڑی طاقتیں ہیں، اہم طاقتیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ امریکن CIA اسی کام میں مصروف ہے، اس برطانیہ کی MI6 اسی کام میں مصروف ہے، اور ان کی اسرائیل کی موساد اسی کام میں مصروف ہے، انڈیا کی را اسی کام میں مصروف ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے اہم اور انتہائی شفاف ممالک اس کام میں مصروف ہیں، تو ہم اس کو فلان مولوی فلان ذاکر کے کندھے پر ڈال کر قوم کو لڑا کر اور نفرتیں پھیلا کر مطمئن کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ یہ ہمارا داخلی جھگڑا ہے۔ کبھی بھی یہ داخلی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے مذہبی اور دینی معاملات میں فکری اور علمی اختلافات رہے ہیں، لیکن اس طرح سے ان اختلافات کو چنگاری بنا کر، چنگاری کو شعلہ بنا کر، یعنی ایک منظم سازش ہو رہی ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ تو پہلے بھی اس کے اوپر آواز اٹھا چکے ہیں۔ محرم الحرام میں ہم نے ایک شو کیا جس میں آپ نے بتایا کہ دشمن سازشیں کر رہا ہے، مہم چلا رہا ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب علامہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب یہاں پر کردار کی اگر بات کریں تو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا کردار کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور کتنا جلد از جلد ان کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ منظم سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور آگ لگانے کی کوشش جو ہے وہ مسلسل کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے جی کہ جو ملک کے معتدل اور امن پسند علماء ہیں ان کی تعداد 99.9% ہے، اور وہ سب میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ جو شر پھیلانے والے ہیں وہ تو یعنی اگر آپ سارے محرم کے پچھلے 4 ماہ سے آپ دیکھ لیں تو یہ 100 لوگ بھی نہیں ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست کو جب ہم متوجہ کرتے رہے ہیں اور ہر فورم پہ متوجہ کرتے رہے ہیں، تو جس طرح ریاست کو ایکشن کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ویسا ایکشن نہیں دیکھا گیا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسے ذاکروں، ایسے واعظوں، ایسے خطیبوں کو اجازت دی، جنہوں نے یہ لگانے کی کوشش کی ہے، اور وہ پھر پلک جھپکتے ہی وہ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ دو رخ کا جو رویہ ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی امن ہونا چاہیے، اور دوسری طرف ہم اف اینڈ بٹ کر کے ان لوگوں کے لیے رستے تلاش کرتے ہیں جو لوگ ملک کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں بطور ایک مسلمان کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسلم مکتبہ فکر کے مقدسات کی توہین کرنے والا جو ہے پکڑیے، اسے لٹکائیے۔ کیوں آپ یہ حق کسی کو دیتے ہیں کہ کوئی کسی کو کافر کہے یا کسی کو گالی دے یا کسی پہ لعنت دان کرے؟ کیوں میرے مقدسات کے اوپر یا کسی اور کے مقدسات پہ وہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ توہین کرے، تنقید کرے، تکفیر کرے؟ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے علامہ صاحب۔ اور یہ مقبول جان صاحب، کیوں اجازت جو ہے وہ یہ دی جا رہی ہے؟ ریاست کے کردار پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ سوشل میڈیا کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس تمام صورتحال میں، اور ریاست اس میں اس طریقے سے کردار نہیں ادا کر رہی، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ کیا کردار ہونا چاہیے اور جو نہیں ادا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے کل اس سے بڑا تفصیل سے ایک پروگرام کیا تھا، اور میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ قبضہ نورستہ سے تو بچے پامالی کا پوچھ، بات چلنے کی تجھے پھر باغ ماں تک جائے گی۔ دیکھیں، امین صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت بورن کیا تھا، اور سچی بات ہے بڑا ٹھیک بورن کیا تھا، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت 1-2 گرفتاریاں بھی ہو چکی تھیں، اور جس کی وجہ سے محرم رمضان ہے پورا من کیا۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ میں نے علامہ
नजफी जो हैं, इनके पर्चा हैं, बहुत बड़े आलम दीन हैं, सरदुद्दीन उनका एक पूरा इन्होंने इकट्ठे मुदाखरीन को बुलाया और उसको उन्होंने वो भी नशर की कि मैंने कहा वो ये कहते हैं कि ये जिन लोगों को हमारे खाते में डाल के हमारे साथ ये कर रहे हैं ये गलत है। फिर उन्होंने बकायदा एक एक्सप्रेशन कॉल की कि इस बंदे को अलाउ किया गया और किसने किया क्या, सब कुछ कि सब कुछ सबको पता है और सबको यहाँ है सब कुछ। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस तरफ हो या उस तरफ। सिचुएशन ये है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो अपनी इस पुरअमन सूरत हाल की वजह से नजरों में है और बहुत सही बात की है, इंडिया की भी नजरों में है, MI6 की भी नजरों में है, बाकी से। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि हम सदियों से इकट्ठे चले आ रहे हैं। मैं लेबनान गया हूं, मैं सीरिया गया हूं, मैं इराक गया हूं, बाकी जगह गया हूं, वहां आइडेंटिफाइएबल कम्युनिटीज हैं। मतलब आप लेबनान में शियों का मोहल्ला नजर आता है, सुन्नियों का मोहल्ला नजर आता है, दुरूज का मोहल्ला नजर आता है, इराक की सूरत भी शहर अलहदा है, फलूजा अलहदा नजर आता है, नजफ अलहदा नजर आता है। हम तो एक एक गली में साथ साथ रह रहे हैं, 2 घर उनके हैं, 4 घर हमारे हैं, 4 घर उनके हैं, 3 घर हमारे हैं, और वो चाहते ये हैं कि इसमें अमन से क्यों रह रहे हैं और असल में इसके अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। आप खुद सोचें कि मसला ये है कि किसी तौर पर भी ये सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि आप एक आला तरीन ओहदेदार और उसके बाद और बहुत सारे मिले हुए लोग जो हैं वो लोगों को अलाउ करें, उनको हटाएं। ये वो लोग हैं कि जिसका मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं है इस तरह का। ये चंद दिनों के लिए आते हैं, आप ब्रीफकेस पकड़ के वापस चले जाएंगे। अल्लाह का वास्ता है, पाकिस्तान में सदियों से अमन से रह रहे हैं हम लोग। आप सोच सकते हैं कि ये जो मुल्तान में चले गए, आपको जो ताजिया के लाइसेंस होल्डर हैं वो सुन्नी ज्यादा नजर आएंगे। आप इतनी और सबसे अहम तरीन बात, शिया हो या सुन्नी हो या अहले हदीस हो या कोई हो, सैयदना इमाम हुसैन सबका मुश्तरका विरसा है। अच्छा, ये बातें हैं कि जो हमारे यहाँ नहीं की जा रही, ये बातें जो हमारे यहाँ नहीं की। असल मसला सारा यह है कि हर बंदा अपने छोटे छोटे मफाद को लेके आगे आगे उसको चलाना चाहता है और उसी पे आप अंदाजा करें पूरी साजिश अल्लामा नजफी ने वो बेनकाब की क्या सोचता है। हमारे यहाँ जिन लोगों ने किया था गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद हो जाए था। और ये सब अभी क्या करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो ये साजिश है ये हो रही है। अगर खुदा न खास्ता दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाता है तो यहाँ पर क्या नक्शा होगा, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए इसको? मैं बहुत खौफ में हूँ, मैं बहुत खौफ में। मैंने कहा मैंने पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर किया। मैंने बिल्कुल यह है कि अगर देखें मेरी बात नहीं, अगर PTI के कुछ 4 लोग सोशल मीडिया पे जाके बकवास करते हैं तो आप उनको पकड़ लेते हो, PTI के खिलाफ करते हैं, कोई और किसी अदारे के बारे में करते हो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन आप बाकी इस मुल्क के अंदर इंतजार फैलाने के लिए हर बंदा आजाद है। कौन है आजकल, कितना आसान है आजकल उसको नेट के एड्रेस के साथ IPS एड्रेस से पकड़ना, और आपकी इतनी बड़ी PTI की इतनी बड़ी सरगर्मी बनी हुई है, आप कोई सीरियस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त कुछ मुश्किल नहीं है उनका सुराग लगाना, उनका पता लगाना और उनको पकड़ना। बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब और औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सोशल मीडिया का किरदार जो है वो इस वक्त काफी खतरनाक हद तक जो है इस मामले में हमें नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं जिसमें सहाबा इकराम के नाम लिखे और मिटाए गए। मालूम हुआ कि ये तस्वीर पाकिस्तान की थी नहीं और ये रीसेंट तस्वीर भी नहीं थी, ये 2013 की तस्वीर थी और ये दुनिया के किसी और मुल्क तस्वीर थी, और उनको पाकिस्तान में इस तरीके से बार बार सोशल मीडिया पर जो वो गर्दिश कर रही हैं और लोगों के जो मजहबी जज्बात हैं उनको बढ़ावा देने की या फिर उनमें मुनाफरत फैलाने की जो कोशिश हो रही है, ये इंतहाई घिनौनी किस्म की साजिश है। हमें खुद पर्सनली इंडिविजुअली हर बंदे को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों के मजहबी जज्बात की जो है उसका ख्याल करना चाहिए और कोई इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो किसी के दूसरे के मजहब के बारे में, दूसरे के फिरके के बारे में नहीं देने चाहिए। अपने अंदर जो है वो पेशेंस पैदा करना चाहिए। इसी तरीके से हम इस मुल्क को और इस मुआशरे को जो है दुश्मन की साजिश से बचा सकेंगे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब मुझे वापस आना है तो एक बड़े अहम मुद्दे के ऊपर मुझे बात करनी है। PTV ने आजकल एक नया तरीका जो है वो राइज किया है हमारे जो बड़े सीजन्ड किस्म के फनकार हैं उनके साथ। मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर जो है वो बड़ी तकलीफ़ है इस चीज़ की कि PTV जो है उसका
मुआवजा आप चेक कीजिए। मैं राशिद महमूद साहब की बात कर रही हूँ। ये सोशल मीडिया पर आपने ये खबर देखी भी होगी कि 275 रुपए मरसिया पढ़ने के उनको दिए गए और 345 रुपए जी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के जुमरे में जो चेक उनके पास आया, तो ये कुल मिलाकर 620 रुपए थे। आखिर ये क्या करने की कोशिश की गई है? ये राशिद साहब को डिग्रेड करने की कोशिश की गई है? ये हुआ क्या और ये क्यों हो रहा है हमारे इतने सीजन किस्म के जो फनकार हैं उनके साथ? इसी मुद्दे पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। राशिद साहब हमारे साथ खुद मौजूद होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बात करनी है जी मुझे आज 620 रुपए के चेक की, और ये चेक दिया गया है जी राशिद महमूद साहब को। और कौन इनके नाम से वाकिफ नहीं है? 4 दिहाइयाँ हो गई हैं इनको काम करते हुए। बड़े सीजन किस्म के और बड़े बेहतरीन किस्म के जो ये फनकार हैं। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की मद में मैं ज़रा बता भी दूँ ना आपको कि ये 620 रुपए का चेक आखिर दिया जो है अब वो किस तरीके से गया है। 500 रुपए अदा किए गए हैं जी उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस चूंकि उनको मिला, तो ये इनामी रकम थी 500 रुपए। और 120 रुपए जो थे उन्होंने कुछ काम किया था पीटीवी के लिए, मरसिया पड़ा था, और 120 रुपए जो हैं वो उनको उसकी मद में अदा किए गए। खैर ये तमाम सिलसिला हो गया। बहुत ही मुझे दिली इस वक्त अफसोस हो रहा है कि ये आखिर क्या तरीका कार है एक इतने सीजन किस्म के, इतने बेहतरीन किस्म के फनकार को जो है वो उनको नवाजने का, या फिर ये क्या इंसल्ट करने की कोशिश की गई? ये हुआ क्या? जितना मेरा दिल दुखी है ऑब्वियसली उससे कहीं ज़्यादा जो है वो राशिद साहब खुद दुखी हैं और उन्होंने इस दुख का इजहार जो है वो किया भी है। मेरे साथ इस वक्त राशिद महमूद साहब खुद पर्सनली मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं, आपके वक्त के लिए। राशिद साहब मुझे ये बताइएगा कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये इस तरह की कोई चीज़ हुई है। मैंने चेक को देखा और फिर मैंने सोचा कि नहीं शायद ये वाकई हो गई है। सर आप लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, आपने अपने फ़न से पाकिस्तान को जो है वो 4 दिहाइयाँ दी हैं, 4 दिहाइयों से आप काम कर रहे हैं। 620 रुपए का चेक, लाखों की अदायगियाँ होती हैं वहाँ पर। मुझे ये बताएगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई थी? पहले तो मैं इसको क्लियर करूँ क्योंकि मुझे वाकई अभी भी यकीन नहीं आ रहा कोई गलती हो गई या कोई पहले से कुछ तय हुआ था या कुछ साल पहले तय हुआ था। हुआ क्या? देखो बेटी, मसला ये है कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न मेरे मुल्क में नहीं था, तो तब भी मैं यूनिफॉर्म में रेडियो पाकिस्तान में मौजूद था, और मेरे सामने ये उसी रेडियो पाकिस्तान लाहौर में पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला स्टेशन बना था। मैं एनी शायद हूँ, 40 बरस तो टीवी के काउंट करूँ, उससे पहले मैं 62 में, इस वक्त मैं 70 प्लस हूँ, कुछ महीने 70 बरस से भी ज़्यादा हो गए, तो उनमें से अबव 60 इयर्स मेरी प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन है इस मुल्क में। कुछ 2 बरस जब से ये टेनोर है पाकिस्तान टेलीविज़न में, तो ड्रामा वामा बंद हो गया होगा, हो ही नहीं रही, प्रोडक्शन ही नहीं होती और किसी भी स्टेशन पे नहीं हो रही है। पुराने चल रहे हैं या अब ये फॉरेन कंटेंट्स जो है अर्तुगरुल गाजी चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मोटिवेट। हम अगर 72 वर्षों में अपने टेलीविज़न से अपने हीरोज से नहीं कर पाए, तो ये अर्तुगरुल गाजी से मेरी नेशन अगर मोटिवेट हो रही है तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। 2 बरस के बाद मुझे बुलाया गया, इसमें शायद कहीं एक आध कोई ईद का शो या ऐसा होगा जिसमें मुझे बुलाया गया होगा। मुझे मरसिया पढ़ने के लिए बुला। मरसिया जो है वो एक ऐसी सिन्फ है कि ये हर आदमी जितना मर्जी बड़ा स्कॉलर होगा वो नहीं पढ़ सकता है। मीर अनीस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए, ये जो हार्ड डिस्क रब ने दी हुई, इसमें कुछ होगा तो आप पढ़ सकते हो। बहुत माजरत के साथ आपको टोकरी, कोई मुआवजा तय हुआ था? नहीं हुआ था, कुछ नहीं, कोई मैंने कभी पूछा ही नहीं। पीटीवी पे उनका एक ऑलरेडी एक है जो तरीकाकार, उससे हमेशा हो जाता था। और मैं जब ये मरसिये के लिए गया, मैंने पढ़ दिया, बहुत उम्दा उसके रिजल्ट्स भी, मुझे रिस्पांस भी मिले। इन्होंने खुद भी फ़ोन करके मुझे मुबारकबाद दी, और 9वीं और 10वीं मुहर्रम को वो कई बार रिपीट हुआ। मैं दिल में खुश था कि मैंने एक बीइंग ए मुस्लिम एक स्पिरिचुअल जो है उस लिविंग में ये सारा काम किए। मैंने कोई उसमें दिल में नहीं ये रखा हुआ था कि इसकी ये पेमेंट करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न पे ये मुख्तलिफ स्लोगन्स जो इस्लामाबाद से आ जाता है भी उसको बुला के रिकॉर्ड कर लो। 14 अगस्त है, मेरा एक मैसेज होता है, 6
ये जो यौम दिफा है वो है, ईद है, कोई और स्पेशल सेगमेंट है, ये कोरोना का जो प्रोसेस है। राशिद साहब, जब ये हो गया, यकीनन मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको दिली अफसोस, दिली दुख यकीनन हुआ होगा। आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना काम किया, वो इस तरीके से ये सलूक कर रही हो तो बंदे को तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद कोई राब्ता हुआ आपसे, कोई माफी तलाफी हुई? मैंने बेटा मैंने किया क्या कि मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप बना के अपना वो जो एक कसक और वो दुख के इस आलम पीरी में इस कदर पार्टिसिपेशन के बाद ये सलूक मेरे काम के उस पार्टिसिपेशन के 120 रुपए के तो 2 बंदों के समोसे नहीं आते यार। मैं जिस गाड़ी में वहां उनके पास पहुंचा 1000 रुपए का पेट्रोल लगा मेरा, मैंने उस नहज पे सोचा ही नहीं था। आप मुझे क्यों दे रहे हो चेक? मत दो, अगर दो और इसको आप कमर्शियली उसमें ट्रीट करके बना रहे हो तो जो मेरी फीस है वो दो ना मुझे। मैंने इस पे एतराज कर दिया और उस क्लिप में कहा कि जी मेरे कलेजे में बड़ी तकलीफ हुई, मैं अब पीटीवी पे काम नहीं करूंगा। अच्छा। उसके रिस्पांस में मुझे अब पीटीवी के मुख्तलिफ अहबाब के टेलीफोन आने शुरू हुए। ये उस दिन नहीं, उससे अगले दिन की बात है। मुझे एमडी साहब का फोन आया इस्लामाबाद से कि राशिद साहब ये कुछ कंफ्यूजन या ये हो गया और मैं आपसे माजरत खा हूँ। हम उनसे भी पूछ रहे हैं, उस स्टेशन के जो अरबाब इख्तियार है उनसे भी, तो वो भी आपसे माजरत करेंगे, ये करेंगे। तो ये ऐसे हो गया। मैंने उनसे गुजारिश भी की कि ये सारा कुछ हो, वहाँ बड़े बड़े काबिल और बड़े बड़े कारीगर लोग जो है पिछली कई दहाइयों से आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसमें ये सारा कुछ ये कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है। मैं गुजारिश करता हूँ आप ये पिछले जो कमर्शियल शोज आपके यहाँ एक बड़े बड़े लेविश होते हैं, जरा उनके बजट निकालिए। उसमें जो लोगों की पसंद का आर्टिस्ट है उसका 20,000 रुपया है, उसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया जाएगा। और बराबर में बैठे हुए पता नहीं कौन है, जिनको मोहल्ले में कोई नहीं जानता, किसी की 2 लाख फीस है, किसी कौन है ये जो सारी बंदर बांट करता है। वहां कोई सिस्टम, कोई ऐसा स्केड्यूल है जिससे उसकी रेटिंग ये हो जाए। मुझे इस पे इतराज हुआ, मैं हर्ट हुआ। तो इस पे फिर यार कि जी वो एक्सक्यूज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे। ओके, उससे अगले दिन मुझे फिर लाहौर टेलीविजन से उनके जीएम का, उनके प्रोग्राम मैनेजर का, उनके प्रोड्यूसर का मुख्तलिफ हवालों से सिफारिशें तक मुझसे करवाई गई। मैं बेटा बड़ा बाज़र्फ आदमी हूँ, बड़ा सब्र किया है मैंने और जिंदगी मैंने रब की रजाओं से गुजारी है। सारी हुकूमतों में इस कॉम्पनसेट करने की कोशिश की गई कोई? सुन लो ना बेटा, उसकी कंपनसेशन देखो ना। उसकी कंपनसेशन में मुझसे एक्सक्यूज उन्होंने जी माजरत कर ली, मुझे बुला लिया गया। मैं गया उनके पास, मैंने कहा देखें जी मेरा अंदर जो मेरा कलेजा, जो मेरे अंदर राशिद महमूद है, वो इस बात को नहीं मान रहा है आपके एक्सक्यूजेस को। लेकिन मैं चूंकि बैठा हुआ हूँ और ये पाकिस्तान का लफ्ज है मेरे इस टेलीविजन स्टेशन के साथ, और ये मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, इसने शनाख्त दी। इससे पहले मेरा रेडियो से ताल्लुक था, लोग मेरी आवाज़ से पहचानते हैं। और इस मुल्क में ऑडियोग्राफी अस्करी इदारों में जितनी ट्रेनिंग फिल्म बनी है आज तक 1000 बनी है, तो 999 की ऑडियोग्राफी मेरी है। इस टेलीविजन पे जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी मेरी, ड्रामों की मेरी, पूरे मुल्क के जितने आपके कैरेक्टर एक्टर्स हैं मेरे बड़े भी हैं, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। उन सबको अगर काउंट करें तो मेरे अकेले के रोल्स ऐसे हैं जिनको लोग किरदारों के हवाले से पहचानते। तो ये सलूक मेरे साथ होगा। एक्सक्यूज किया उन्होंने, मैं बैठ कर मैंने उनको अपनी जिबिल्लत, मैंने कहा ठीक है जी मैं मान गया, लेकिन मैं अब पाकिस्तान टेलीविजन पे काम नहीं करूंगा। इससे जान निकल रही है, क्योंकि अगर मैं नहीं कर रहा तो कोई वजह होगी तो नहीं कर रहा। आपने राशिद साहब कि अब आप आगे पीटीवी के साथ जो है वो काम नहीं करेंगे? जी नहीं करूंगा। ठीक। अच्छा, जिंदा कौमें तो यकीनन वही होती हैं जो अपने हीरोज़ की कदर करती हैं। मैं अगर कोई मैसेज आप देना चाहें पीटीवी के लिए, पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए, नए पाकिस्तान की हुकूमत के लिए? मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले सिर्फ पर्टिकुलरली पाकिस्तान टेलीविजन की बात नहीं करूंगा, वो तो अब मैंने अपना ताल्लुक ही खत्म कर दिया, तो उनको मैं क्या कहूँगा।